हेलो, मैं कुमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका यूजी में ज्योग्राफी ऑनर्स है और जो बीबीयू से अपनी यूजी स्टडी कर रहे हैं, जिनका यूजी सेशन 2023 से 27 है और सेमेस्टर 5 में है। सेमेस्टर 5 में ज्योग्राफी में हमारा 3 मेजर पेपर पढ़ना है हमें, जिसमें हमें पढ़ना है मेजर 9, मेजर 10 एंड मेजर 11। मेजर 9 में हमें पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मेजर 10 में पढ़ना है हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड मेजर 11 में हमारा है प्रैक्टिकल। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं मेजर 10 यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड, जिसमें मैंने आर्थिक भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है एंड नोट्स कंप्लीट किया है, जो आपके लिए और एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल रहेगा। एंड मैं एक एक करके सभी टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करती रहूँगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे साथ इसमें बने रहें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी में हेल्प हो। तो अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आर्थिक भूगोल में हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी हमें आर्थिक की प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। आर्थिक क्या है, आखिर भूगोल में आर्थिक अर्थ को क्यों पढ़ना है ना। तो देखते हैं, पहला है आर्थिक भूगोल की प्रकृति तथा अर्थ। तो आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। यह मानव भूगोल की एक उपशाखा के रूप में गतिशील, स्थानिक एवं अंतः विषयक है। यह पृथ्वी पर आर्थिक गतिविधियों यानी कि उत्पादन, विनिमय, उपभोग के स्थानिक वितरण और पर भौतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। यह केवल आंकड़ों का अध्ययन नहीं, बल्कि संसाधनों के उपयोग और विकास के प्रतीकों को समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा आर्थिक भूगोल है, यह हमारी मानव भूगोल की एक उपशाखा है, जो गतिशील, स्थानिक, अंतः विषयक के रूप में है। और बोला जा रहा है कि जो आर्थिक भूगोल है वो आर्थिक गतिविधियों यानी हम जो क्रिया करते हैं, है ना, आर्थिक गतिविधियां जो हमारी होती है काम करने का, जैसे कि कोई चीज हम उत्पादन करते हैं और उत्पादित सामान का विनिमय करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उन सभी चीजों का जो स्थानिक वितरण होता है कि कौन सा अ, आर्थिक क्रिया कहाँ पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, मतलब वो सारी रीजंस को होते हैं। सांस्कृतिक, पर्यावरण जो प्रभाव होता है कि वो क्रिया वहाँ क्यों की जा रही है, भौतिक प्रभाव क्या है उस काम को करने का, उन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक, फिर आगे बोला जा रहा है कि यह केवल आंकड़ों का अध्ययन नहीं करता, जो आर्थिक भूगोल है वो आंकड़ों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि संसाधनों का उपयोग और विकास का प्रतिरूप को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मतलब कि संसाधन जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे उसका उपयोग और उन संसाधनों का जो विकास का अलग अलग प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप जो होता है, या उसका विकास कैसे हम कर सकते हैं उन संसाधनों का अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था में, या आर्थिक क्रियाएं जो करते हैं उनको समझने में ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा आर्थिक भूगोल की प्रकृति की प्रमुख विशेषता। मतलब आर्थिक भूगोल की विशेषता क्या है ना। पहली विशेषता है स्थानिक विश्लेषण, स्पेशल एनालिसिस। कहा जा रहा है कि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि आर्थिक गतिविधियां कहाँ स्थित है, आर्थिक गतिविधियां कहाँ, मतलब कोई भी आर्थिक क्रिया कहाँ पे की जा रही है, ठीक है, और क्यों, और वहां कहीं पे अगर की जा रही है तो उसी क्षेत्र में वो आर्थिक क्रियाएं क्यों की जा रही है, और उनका वितरण कैसा है, मतलब वो किस प्रकार से अलग अलग बटी हुई है। किसी क्षेत्र में आपने देखा होगा, किसी क्षेत्र में कहीं पे खेती ही बहुत ज्यादा होती है और खेती भी होती है, तो किसी क्षेत्र में विशेष खेती होती है कि वहाँ पे चावल ही उगाया जाता है,
एक क्षेत्र में सिर्फ चाय ही उगाई जाती है, दक्षिण भारत में सिर्फ मसाले की खेती की जाती है, उत्तर भारत में सिर्फ चावल की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। तो उनका वितरण कैसा है ना, वो उन सभी चीजों को समझने में मदद करता है। जैसे कि कहा जा रहा है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है स्थानिक विश्लेषण में कि उद्योग की स्थापना और कृषि क्षेत्र। उद्योग की स्थापना कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में कोई उद्योग की जो स्थापना हुई है वो कहाँ स्थित है, क्यों स्थित है और उनका वितरण कैसा है, इन चीजों को हमें यही बताता है आर्थिक भूगोल। अगला है, अगली विशेषता गतिशील और विकासवादी। कहा जा रहा है कि तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और बदलती प्राथमिकताओं के साथ आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र लगातार बदल रहा है। तकनीकी प्रगति मतलब आज के समय में धीरे धीरे जो हो रहा है वो तकनीकी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में क्या होते जा रहा है, प्रगति करते जा रही है, बढ़ते जा रही है, वैश्वीकरण हो रहा है, जिसके कारण सब आर्थिक जो भूगोल है उसमें अध्ययन का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, नई नई चीजें उसमें जुड़ती जा रही है, जिससे उसका अध्ययन जो क्षेत्र है वो बदल रहा है, बढ़ रहा है। अगली अगली विशेषता है अंतः विषयक दृष्टि, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यह अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और क्षेत्रीय योजना जैसे विषयों के साथ मिलकर मानवीय आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। जो आर्थिक भूगोल है वो हमारे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान और क्षेत्रीय योजना सभी चीजों को मिलाकर, सभी चीजों को एक साथ जोड़ करके हमारे मानव आर्थिक क्रियाएं जो होती है, जो मानवीय आर्थिक क्रियाएं होती है, उसका विश्लेषण करता है आर्थिक भूगोल। अगली विशेषता है पारिस्थितिकी संबंध, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। यह मनुष्य और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का जो ये विशेषता है कि ये मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो उनका संबंध होता है उसका अध्ययन करता है। विशेष रूप से यह कि कैसे भौतिक संसाधन आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, यह समझने में मदद करता है कि जो भौतिक संसाधन होता है वो आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। यानी कोई भी भौतिक संसाधन हमारी आर्थिक मतलब आर्थिक क्रियाओं को कैसे विकास कर रहा है या उसे विकास विकास होने में कैसे प्रभावित कर रहा है, वे सभी चीजें। अगली विशेषता है व्यवहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंस। कहा जा रहा है कि यह नीति निर्माताओं को क्षेत्रीय योजना, संसाधन प्रबंधन और सतत विकास के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। व्यवहारिक विज्ञान। आगे, आर्थिक भूगोल मुख्य रूप से यह समझने का प्रयास करता है कि मनुष्य अपनी आजीविका कमाने के लिए पृथ्वी के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग कैसे और कहाँ करता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक भूगोल क्या क्या है, तो आर्थिक भूगोल जो है मुख्य रूप से हमें ये समझने का प्रयास करता है कि जो मनुष्य जो है वो आजीविका कमाने के लिए मतलब अपना लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए जो धरती पे मौजूद जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का क्या करता है, उपयोग करता है, कैसे उपयोग करता है, कहाँ उपयोग करता है और अपना जो आजीविका है वो कैसे चला रहा है, उस चीजों को समझने में मदद करता है आर्थिक भूगोल। यहाँ पे आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी गई है कुछ, जिसमें एक भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया है आर्थिक भूगोल की परिभाषा, जिसमें है प्रोफेसर जॉर्ज चिसॉल्म के अनुसार। प्रोफेसर जॉर्ज चिसॉल्म के अनुसार आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने बताया आर्थिक भूगोल क्या है। तो उनके अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन होता है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा विनिमय को प्रभावित करते हैं। चार्ल्स चिसॉल्म के अनुसार आर्थिक भूगोल वो है जो भौगोलिक परिस्थिति का अध्ययन करता है, जो क्या अध्ययन करता है कि जो वस्तुओं का उत्पादन और परिवहन और विनिमय को कैसे प्रभावित करता है, वो सभी चीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें चार्ल्स जॉर्ज चिसॉल्म के अनुसार।
अब हम देखते हैं आर्थिक भूगोल की सामान्य परिभाषा क्या हम दे सकते हैं। तो इसकी सामान्य परिभाषा दे सकते हैं कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक क्षेत्र है ना, जैसे हमने फर्स्ट में से पढ़ा था कि आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल का एक शाखा है। यहाँ पे उपक्षेत्र लिखा गया जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों, मतलब जो मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते हैं उनके जो उन्हें आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो कारक, ठीक है, और भूतल पर उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। स्थानिक वितरण मतलब जो चीजें हम अपनी आर्थिक क्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं वो उनका वितरण, स्थानिक वितरण कैसा है, कहाँ कैसे, वो चीजों का अध्ययन करता। तो ये आर्थिक भूगोल क्या हो गई, परिभाषा हो गई, है ना। यदि एग्जाम में आता है आर्थिक भूगोल को परिभाषित करें तो हम एक ये और ये लिख सकते हैं आराम से, है ना। आर्थिक भूगोल की परिभाषा जब भी आएगी एग्जाम में या किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो एक भूगोल वेत्ता का जो कथन परिभाषा होता है वो होना जरूरी है। वो हमारे आंसर को अट्रैक्टिव बनाती है और आंसर भी अच्छा होता है हमारा। नेक्स्ट है जॉर्ज चिजॉल्म का आधुनिक आर्थिक भूगोल का जनक माना जाता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक याद रखने वाला कि आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो जॉर्ज चिसॉल्म को आर्थिक भूगोल का जनक माना जाता है, आधुनिक आर्थिक भूगोल का जनक माना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसे। हमारे सेमेस्टर के एग्जाम में वन वर्ड आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना, कि आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक कौन है या किसे कहा जाता है। तो जॉर्ज चिसॉल्म को कहा जाता है। अब आते हैं आर्थिक भूगोल के क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र कहने का मतलब है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, किन किन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो आर्थिक भूगोल के क्षेत्र, इसमें पहला है संसाधन भूगोल। प्राकृतिक संसाधनों, खनिज, जल, वन, ऊर्जा के वितरण, संरक्षण के सतत का अध्ययन करता है। कहा जा रहा है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो संसाधन भूगोल है वो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, जल, वन, यहाँ वन नहीं होगा वन होगा, है ना। ऊर्जा का वितरण मतलब खनिज कहाँ पाए जाते हैं, जल कहाँ पे से ये कहाँ पाया जाएगा, और उन सभी का संरक्षण कैसे हो सकता है, उनका सतत विकास, यहाँ पे विकास किया है ना, सतत विकास उपयोग का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, उन सभी चीजों का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जो कि आर्थिक आएगा और ये आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है। नेक्स्ट है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो कृषि पद्धतियों, फसलों का वितरण, भूमि उपयोग और कृषि जलवायु संबंधी कारकों का विश्लेषण करते हैं। कृषि भूगोल के अंतर्गत हम फसलों का वितरण पढ़ते हैं कि कौन सी फसल कहाँ पे उगाई जाती है, उनकी उगाने की जो दशाएं होती है, जलवायु होती है, उनका जो उपयोग होता है कि उन्हें किस प्रकार के सॉइल में उगाया जाता है, इन सभी चीजों को, मतलब जितनी सारी चीजों का कारक होते हैं फसलों को बढ़ने में, उगाने में, है ना, उन सभी चीजों का विश्लेषण कृषि भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है उपक्षेत्र औद्योगिक, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इसमें हम उद्योगों की अवस्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार और उद्योगीकरण के कारणों का अध्ययन होता है। कहा जा रहा है कि जो औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत हम उद्योग की अवस्थिति, मतलब कोई उद्योग कहाँ पे लगा और वो उद्योग लगा गया है तो उसमें कच्चे माल की उपलब्धता है नहीं है, कितनी दूरी में परिवहन के अनुसार हो सकती है, बाजार से उसकी दूरी क्या है, बाजार सामने है, दूर है ना, वो सब चीजें और औद्योगिकरण के कारणों का भी हम अध्ययन करते हैं औद्योगिक के अंदर। अगला है परिवहन व व्यापार भूगोल, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड ज्योग्राफी, जिसमें हम इसमें कहा जा रहा है कि परिवहन के साधनों के मार्गों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बाजार प्रणालियों का अध्ययन होता है। तो परिवहन और व्यापार भूगोल के अंतर्गत परिवहन के साधन जैसे कि
अम, स्थल मार्ग होता है, वायु मार्ग होते हैं, एंड जल मार्ग होता है। तो उसके द्वारा हम जो अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं वो सभी चीजों, तो वही बोला जा रहा है साधनों के मार्गों। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देश विदेशों में भी हमारा निर्यात आयात होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार प्रणालियों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो एंड आपके लिए ये हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके। तो हम अपनी वीडियो जारी रखते हैं। आगे इसका उप क्षेत्र में कहा जा रहा है, आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र में पर्यटन व सेवा भूगोल। पर्यटन व सेवा भूगोल से जो हमें आर्थिक क्रियाओं में क्या है इसका, तो बोला जा रहा है पर्यटन स्थलों, उनकी आर्थिक क्षमता और सेवा क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण करता है। तो इसके अंतर्गत हम पर्यटन स्थलों का अध्ययन करते हैं, पर्यटन स्थल और उनकी आर्थिक क्षमता को देखते हैं, सेवा क्षेत्र की क्या स्थिति होती है, उन सब उनका विश्लेषण हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब हमारा अगला है आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो मनुष्य होते हैं पृथ्वी पे अपनी आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार से करते हैं। वैसे बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं करते हैं जिससे उनको अर्थ की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जितने भी क्रियाएं करते हैं उन सभी को अलग अलग क्षेत्र में हम उनकी गतिविधियों को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग और दोहन, जैसे कि कृषि, खनन, मछली पकड़ना और वानिकी। प्राथमिक क्षेत्र में मनुष्य क्या करते हैं आर्थिक क्रियाओं में, कि वो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है और उसका दोहन करता है। जैसे कि कृषि करता है, जो कृषि हमारी भूमि में की जाती है, जो कि भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है। खनन करता है, खनन में क्या करते हैं कि जमीनों को खुदाई करके जो खनिज होते हैं उसे हम निकाल लेते हैं। मछली पकड़ना, तालाबों में, नदियों में, सागर के किनारे मछली पकड़ते हैं। और वानिकी, वन कार्य जो होते हैं वो, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जिसमें मतलब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वो उन सभी संसाधनों का उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं की जाती है, तो कहा जा रहा है कि प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण और निर्माण। प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण और निर्माण कहने का मतलब है कि जो हमने प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्रियाएं की, यानी कि कृषि या खनन किया, तो उनका जो उत्पादन हुआ, जैसे कृषि में हमने चावल, गन्ने, कपास उत्पादित किए, उत्पाद हमारा जो भी निकला, उत्पादन निकला, उसका उपयोग करके प्रसंस्करण करके उसका हमने निर्माण किया। जैसे कपास का हमने क्लोथ में कन्वर्ट किया, गन्ने को हमने शुगर एंड जगर में कन्वर्ट किया। खनिज जैसे जो होते हैं, खनिजों को निकाल करके हम उनको अलग अलग आकार, उनको शुद्ध करके अलग अलग थिंग्स का निर्माण करते हैं, चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो वो आता है द्वितीयक क्षेत्र में, जहाँ पे मतलब निर्माण कार्य किया जाता है, जैसे कि विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा उत्पादन। तो ये हुआ द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे सभी चीजें, जिसमें द्वितीयक क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे एक चीज को दूसरे चीज में बदला जा रहा है ना, नई चीज का निर्माण किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में कह रहा है सेवाओं से जुड़े कार्य, जिसमें उत्पादन, विनिमय, जैसे कि परिवहन, व्यापार, बैंकिंग और संचार। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है कि किसी भी चीज का उत्पादन नहीं किया जाता, तथा किसी भी चीज का नई चीज में बदलकर कुछ निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि उसमें क्या किया जाता है, सेवा से जुड़े कार्य किए जाते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत और द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत परिवहन का सेवा करना, है ना। परिवहन का सेवा करने का अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में किसी किसान ने बहुत सारे फसल को उपजाया, उसे हमें कहाँ पहुंचाना, उद्योग में
ले जाना है, ताकि उन चीज़ों को नई चीज़ों में बदला जाए। जैसे कपास को अगर हमें क्लोथ्स में बदलना है, तो इसे हमें उद्योग तक पहुँचाना होगा, और उद्योग तक कैसे पहुँचेगा, तो परिवहन के माध्यम से पहुँचेगा। व्यापार के ज़रिए जो अगर जैसे क्लोथ्स बन जाते हैं, है ना, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब कि उद्योगों में क्लोथ्स बन जाते हैं, तो उसे हमें दूसरे, मतलब व्यापार जो होता है दूसरे क्षेत्र में, दूसरे देशों में हमें उसे निर्यात करना है, तो यानी व्यापार करना है, तो वो, है ना, तृतीयक क्षेत्र ये हुआ। बैंकिंग, संचार, ये सभी चीजें क्या हुई, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आए। नेक्स्ट क्षेत्र है चतुर्थक क्षेत्र। वैसे यहाँ पे मैं याद चतुर्थक क्षेत्र वैसे नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे रुचि का स्टडी हमें करना है, तो हमारा इसमें 2 क्षेत्रक बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा, जिस नीचे क्लासेस में हमने पढ़े थे, नीचे क्लासेस में हमने मात्र तृतीयक क्षेत्रक तक ही पढ़ा है। आर्थिक क्रिया या आर्थिक जो क्षेत्रक होते हैं वो हमने 3 ही पढ़ा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लेकिन अब हमारा यहाँ पे 2 क्षेत्रक और जुड़ गया है, चतुर्थक क्षेत्रक और पंचमक क्षेत्रक। तो चतुर्थक क्षेत्रक में कौन से आर्थिक क्रियाएं आ जाएंगी, तो बोला जा रहा है बौद्धिक और ज्ञान आधारित गतिविधियां, जिसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई श्रम कार्य नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बौद्धिक और ज्ञान आधारित जो गतिविधियां की जाती है वो चतुर्थक क्षेत्र में आएगा, जैसे कि अनुसंधान और विकास, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी, ये चतुर्थक क्षेत्रक में आएंगे। ठीक है। पंचमक क्षेत्रक में क्या आएगा, तो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले कार्य, मतलब उच्च स्तरीय मतलब जिसमें पूरे देश के लिए कोई निर्णय लेना है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए अगर निर्णय लेना है, तो वैसे जो कार्य होंगे वो पंचमक क्षेत्रक में आएंगे। जैसे कि सरकार सरकार पूरे देश के लिए निर्णय बनाती है, शीर्ष कोऑपरेटिव प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान, तो ये क्या होता है, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले कार्य होते हैं। तो पंचमक क्षेत्र में ये सारी चीजें आएंगी। पंचमक क्षेत्र में मतलब कि जहाँ पे उच्च स्तरीय निर्णय लेने के कार्य किए जाते हैं, वो क्षेत्र वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, तो पंचमक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं, अब पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल के अध्ययन विधि। आर्थिक भूगोल का अध्ययन विधि मतलब इसका अध्ययन करने का विधि किस तरह हो सकता है ना। तो पहला है क्रमबद्ध विधि। इसके क्रमबद्ध विधि से अध्ययन, इस विधि में संपूर्ण पृथ्वी या किसी एक बड़े क्षेत्र को एक इकाई मानकर किसी एक विशिष्ट आर्थिक क्रिया या संसाधन का विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध विधि के अनुसार कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी में यानी पूरी पृथ्वी में, या या तो पूरी पृथ्वी या तो किसी एक बड़े क्षेत्र का इकाई मानकर, हम क्या उसे मान लेंगे, एक इकाई मानेंगे, और उसका पूरा विशिष्ट आर्थिक क्रिया संसाधन का विश्व स्तर पर अध्ययन करेंगे। मतलब हम किसी एक चीज को इकाई मानकर उसका विश्व स्तर पर आर्थिक क्रियाओं से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक इसकी विशेषता दी गई है। क्या है विशेषता क्रमबद्ध विधि में, इसमें किसी एक विषय, जैसे कि कहा जा रहा है, मतलब इसमें किसी एक विषय, जैसे कि केवल कृषि, अच्छा 2 बार हो गए, केवल कृषि, केवल लोहा इस्पात उद्योग, या केवल परिवहन और नहीं और परिवहन का को चुनकर पूरी दुनिया में उनसे उस सॉरी यहाँ पे उसका वितरण होगा, ये गलत हो गया, उसका वितरण और कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे में सॉरी यहाँ पे विशेषता इसकी बताया जा रहा है कि इसमें किसी एक विषय, मतलब किसी एक विषय को पकड़कर हमें उसका पूरा दुनिया भर में उसकी क्या संबंध होगी, विशेषता पूरी दुनिया भर के स्तर से उसका क्या करना है, अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध विधि में। उदाहरण में दिया गया है कि यदि आप यानी कि यदि हम किसी विश्व में चाय के उत्पादन का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सभी चाय उत्पादक देशों की जलवायु, मिट्टी उत्पादन के तरीकों को तुलना एक साथ करेंगे। मतलब जैसे कहा जा रहा है कि अगर हम चाय के उत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मतलब हमें जिस क्षेत्र में हम चाय के उत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं, कि बस उसी का हमें नहीं करना है, बल्कि
पूरे विश्व भर में उसके बारे में, उस चाय के बारे में पढ़ना है कि अलग अलग उसका जो वितरण है अलग अलग है, तो अलग अलग क्यों है, वहाँ की मिट्टी के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में, मतलब उस चीज को लेकर के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से रिलेट करके हमें क्या करना है, उसका पढ़ना है, उसके कारण कारण की तुलना करना है, उत्पादन की तुलना करना है, मिट्टियों की तुलना करना है, और इस प्रकार हमें पूरा अध्ययन करना होता है क्रमबद्ध विधि के में। अगला विधि है प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि में क्या कह रहा है कि इस विधि में पृथ्वी को छोटे छोटे प्राकृतिक, आर्थिक या प्रशासनिक प्रदेशों में बांट दिया जाता है, और फिर उन विशिष्ट प्रदेशों के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का समग्र अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब पूरी पृथ्वी को एक छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और फिर उसको विशिष्ट प्रदेश के सभी आर्थिक, और जो भी बांटा जाता है वहां पे एक एक करके सभी का आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। इसका उदाहरण कहा जा रहा है, जैसे भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का अध्ययन, जहां एक ही प्रादेशिक सीमा के भीतर मौजूद खनिजों, उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे बताया ना कि अभी कि पूरे पृथ्वी का छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका एक विशिष्ट का अध्ययन करना, तो यहाँ पे एक उदाहरण में जैसे हमारा छोटा नागपुर पठार के बारे में बताया गया कि उसमें मौजूद जो खनिज होता है, उद्योग होता है, स्थानिक अर्थव्यवस्था का वहाँ पे विश्लेषण किया जाता है। अब आगे है आधुनिक एवं विश्लेषणात्मक विधियां, जिसमें पहला है स्थानिक विश्लेषण विधि, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें मानचित्रों, सैटेलाइट डेटा और सांख्यिकीय मॉडल की सहायता से आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके प्रतिरूप का विश्लेषण किया जाता है। तो स्थानिक विश्लेषण के अंतर्गत कहा जा रहा है कि जो विधि होता है उसमें मानचित्रों या फिर सैटेलाइट डेटा या सांख्यिकी मॉडल की सहायता से उस स्थान के आर्थिक गतिविधियों और वहाँ का जो स्थानिक वितरण है सभी चीजों का विश्लेषण किया जाता है। अगला है तंत्र विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस, जिसमें बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों जैसे कि उत्पादन, विनिमय, वितरण को एक परस्पर जुड़े हुए तंत्र के रूप में देखा जाता है, मतलब सभी चीजों को एक दूसरे में जुड़ा हुआ देखा जाता है, माना जाता है। अब है व्यवहारिक एवं संस्थागत विधियां। व्यवहारिक और संस्थागत विधियों के अंतर्गत बोला जा रहा है, इसके तहत मानवीय निर्णयों, संस्थागत नीतियों का आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यवहारिक और संस्थागत विधियों। अब आते हैं आर्थिक भूगोल की मुख्य संकल्पनाएं। इसकी संकल्पनाएं क्या है? तो आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक करता है, उनसे एक निश्चित भूदृश्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंसान अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं करते हैं, और उनसे जो वातावरण बनता है ना, जो दृश्य निर्माण होता है, कार्य करते हुए किसी चीज का निर्माण करते हुए जो आसपास का दृश्य बनता है, इसे आर्थिक भूदृश्य कहा जाता है, और इसे ही कहा जाता है आर्थिक भूदृश्य। जैसे कि कोई कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र कहने का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र हमें सिर्फ देखने को मिलता है ना, औद्योगिक क्षेत्र या मार्गों का जाल, औद्योगिक क्षेत्र कहीं पे किसी अलग चीज का निर्माण हो रहा है, कहीं पे अलग चीजों का निर्माण हो रहा है, इस तरह हमें आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रों को भी देखने को मिलता है। अब है आर्थिक क्रियाकलाप के स्थानिक वितरण की संकल्पना। स्थानिक वितरण की संकल्पना बोला जा रहा है, इसके अनुसार संसार में सभी प्रकार के आर्थिक संसाधन और गतिविधियां समान रूप से वितरित नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जितने भी संसार में जितने भी आर्थिक संसाधन और जो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो समान रूप से वितरित नहीं, मतलब हर जगह पे एक जैसा कार्य नहीं किया जाता, चाहे एक जैसे आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है ना।
कहीं कोई खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कहीं कोई औद्योगिक क्षेत्र अत्यधिक विकसित होता है। भूगोलवेत्ता इन्हीं स्थानिक विविधताओं और असमानताओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है जैसे खनिज जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब कहीं पे ज्यादा पाई जाती है, कहीं पे कम पाया जाता है, तो कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे खनिज पाए ही नहीं जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये चीजें। अब अगला, आर्थिक भूदृश्य की गतिशीलता की संकल्पना। आर्थिक भूगोल स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील, समय के साथ साथ तकनीकी विकास, वैश्वीकरण और बदलती नीतियों के कारण स्थानों के आर्थिक स्वरूप और महत्व बदलते रहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आर्थिक भूदृश्य है वो गतिशील, मतलब हमेशा गतिशील, यानी हमेशा उसमें बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। क्यों बदलाव देखने को रहता है? क्योंकि तकनीकी विकास हो रहा है, हमारे आधुनिक में नई नई चीजों का विकास हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, चीजें बदलती हुई, बदलती नीतियों को देखने को मिलता है, जिसके कारण आर्थिक स्वरूप भी हमारा क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता हुआ दिखता है, देखने को मिलता है। अब अगला है, अगला संकल्पना, मनुष्य पर्यावरण अंतर संबंध की संकल्पना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव अपने अपने आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, खनन, मछली पालन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, जल, खनिज पर निर्भर रहता है। यह संकल्पना इस बात का अध्ययन करती है कि कैसे भौगोलिक वातावरण और प्राकृतिक संसाधन मानव की आर्थिक रणनीतियों को प्रभावित करता है। तो इसके अंतर्गत बोल रहा है कि मानव मनुष्य पर्यावरण अंतर संबंध में कि जो मानव होते हैं वो अपनी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी चीजों के लिए प्राकृतिक यानी पर्यावरण संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कृषि के लिए मृदा पे निर्भर रहते हैं, खनन के लिए भी धरती पे निर्भर है, मछली पालन के लिए जल पे, है ना। तो इन चीज मनुष्य जो होता है अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए प्राकृतिक यानी भौतिक संसाधनों पे निर्भर रहता है। अब अगला, संसाधन उपयोग और संरक्षण की संकल्पना, मतलब उसका उपयोग भी करना है और उसका हमें फ्यूचर में बचाकर उन्हें फ्यूचर के लिए संरक्षित भी करना है, तो उसकी संकल्पना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य। जैसे कि मैंने अभी बताया कि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, कम उपयोग करना, ताकि वो फ्यूचर में भी हमारे प्रेजेंट रह सके, जितने भी संसाधन है, जितने भी संसाधन रह सकते फ्यूचर में, है ना। तो उन सभी का संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, सतत विकास का अध्ययन करना इसके अंतर्गत हमें मिलता है। अब एक आखिरी संकल्पना यहाँ पे कहा जा रहा है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कि प्रादेशिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन, जिसमें बोला जा रहा है यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि अलग अलग क्षेत्र किसी विशिष्ट उत्पादन में अपनी भौगोलिक स्थिति और कौशल के कारण दक्षता यानी विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है विशिष्ट श्रम विभाजन किस बात पे जोर देता है कि जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वो किसी विशिष्ट उत्पादन में अपनी भौगोलिक स्थिति और कौशल के कारण दक्षता हासिल कर लेते हैं। मतलब कोई कोई क्षेत्र ऐसा होता है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वही फसल या वही चीजों का उत्पादन किया जाता है, अन्य क्षेत्रों में उन चीजों का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो जहाँ पे जो क्षेत्र में किसी खास चीज का उत्पादन होता है वो उस कौशल के कारण क्या होता है कि उसकी विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, मतलब उसकी एक अलग पहचान बन जाती है कि वो चीज मतलब उस क्षेत्र में ही उत्पादित हो सकती है। जैसे हमारे दार्जिलिंग में सिर्फ और सिर्फ वो फेमस है चाय उत्पादन, दार्जिलिंग, है ना। वो एक दक्षता हासिल किया हुआ है। साउथ इंडिया हमारे मसाले के लिए दक्षता हासिल किया हुआ है, गुजरात कपास के लिए दक्षता हासिल किया हुआ है ना। तो ये यहाँ पे करने का अर्थ।
तो इसी के साथ हमारा आर्थिक भूगोल का पहला चैप्टर आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और ये नोट्स आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट्स आपको मिल भी सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो एंड मैसेज मी कि आपको नोट्स चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो, आपकी ज़रा सा भी हेल्पफुल हो, ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आर्थिक भूगोल की वो मैं अपलोड करूँगी और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सेमेस्टर्स 5 के लिए हेल्पफुल भी होगी, है ना। और चैनल की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, आई कैन आंसर यू, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबने एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर को ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड good luck for your study and thank you for watching.